हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का फिर से विश्वास बैच में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं जो कल बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी। तो कल तक हमने पढ़ा था कि टोकन्स क्या होते हैं और टाइप ऑफ टोकन्स क्या होते हैं ना। तो आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेयर बोन्स ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। तो बेयर बोन्स का मतलब क्या है? बेयर बोन्स का मतलब है कि वो वेरियस एलिमेंट्स जो कि पाइथन प्रोग्राम में यूज होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आप एक बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं तो बिल्डिंग है, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने में क्या एलिमेंट्स लगे ना? ब्रिक्स लगते हैं, सीमेंट्स लगते हैं, रेड सैंड लगती है। ये सारे क्या है? उसके एलिमेंट्स हैं जिन सब चीज़ों को कंबाइन करने के बाद आपका एक पाइथन प्रोग्राम बना है। तो चलिए हम लोग उन एलिमेंट्स को पढ़ लेते हैं। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस बोले तो क्या होता है? एक्सप्रेशंस विच आर एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स विच रिप्रेजेंट अ वैल्यू। तो एक्सप्रेशन कोई भी लीगल सिंबल्स होता है, कॉम्बिनेशन होता है सिंबल्स का जो कि एट लास्ट में एक वैल्यू को कंटेन करता हो। मैं अगर आपका एक एग्जांपल दूं तो जैसे 2+3 ये एक एक्सप्रेशन है ना। 2+3 ये एक एक्सप्रेशन है और लास्ट में आपको ये एक वैल्यू भी रिटर्न करने वाला है जो कि होता है 5। तो ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। और इसमें तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी लीगल कॉम्बिनेशन जो कि आपको एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मतलब जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो ना, वही जो होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं। जैसे ये देखिए a = 15, आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई जो ए वेरिएबल है आप उसको 15 वैल्यू असाइन कर दो। तो आपने क्या दिया? आपने इंस्ट्रक्शन दिया पाइथन के कंपाइलर को कि भैया ए जो है उसको 15 की वैल्यू असाइन करनी है। तो इसीलिए उसको हम लोगों ने स्टेटमेंट्स कहा। तो मुझे लगता है आपको एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए। तो तीसरा एलिमेंट है पाइथन के प्रोग्राम का, वो होता है कमेंट। तो कमेंट क्या होते हैं? कमेंट एक रीडेबल इंफॉर्मेशन होता है जो कि आप अपने सोर्स कोड में ऐड करते हो। क्यों ऐड करते हो? ताकि अगर आप कहीं चले जाते हो और आपका प्रोग्राम, आपका सोर्स कोड कोई और देखता है तो उसे ये पता चल जाए कि ये जो आपने कोडिंग की है ये क्या डिस्प्ले कर रही है। आप उसको हेल्प कर सकते हो। अगर आप उसमें इंस्ट्रक्शंस को ऐड कर दो कि ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो उसको आपके कोडिंग को समझने में आसानी होगी। लेकिन ये जो कमेंट्स होते हैं ये आपके आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होने वाले। मतलब आउटपुट में इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ आपके पाइथन की कोडिंग को रीडेबल बनाने के लिए और ईजियर बनाने के लिए, दूसरों को समझाने लायक बनाने के लिए आप कमेंट्स का इस्तेमाल करते हो। अब कमेंट्स को कैसे अपने पाइथन प्रोग्राम में हम लोग ऐड करते हैं? तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप कोई भी स्टेटमेंट्स के स्टार्ट करने के पहले आप हैश सिंबल का इस्तेमाल कर लो। मतलब अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो और हैश सिंबल उसके स्टार्टिंग में लगा देते हो तो वो एक कमेंट हो जाता है। फिर कमेंट कितने तरह के होते हैं? कमेंट भी 2 तरह के होते हैं। जैसे हम लोग का स्ट्रिंग लिटरल 2 तरह का था, एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग और एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग। उसी तरह कमेंट भी 2 तरह का होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट तो आप ऐसे दे सकते हो जैसे मैंने दिया है। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट देना है तो उसके लिए आपके पास 2 वेज हैं। सबसे पहला तो यही है कि आप जितनी नई लाइन स्टार्ट करें उतने बार आप हैश सिंबल का इस्तेमाल करें। जितने बार आप नई लाइन का इस्तेमाल करें उतने बार आप हैश सिंबल का इस्तेमाल करें। ये पहला मेथड है। जैसे ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड क्या है कि आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करें। क्या है? किसका इस्तेमाल करें? ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसे करके भी देते हैं तो ये भी एक कमेंट ही होगा। तो जनरली लोग पहला वाला मेथड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम लोग हैश सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला मेथड ज़्यादा यूज़ होता है और ये वाला ईजियर भी होता है। तो हम लोग एक्सप्रेशन फिनिश कर चुके हैं, स्टेटमेंट फिनिश कर चुके हैं और कमेंट भी फिनिश कर चुके हैं। अब फंक्शन क्या होता है? तो विच आर नेम्ड कोड सेक्शन एंड कैन बी रीयूज बाय स्पेसिफाइंग देयर नेम्स। तो फंक्शंस वो नेम्ड कोड सेक्शंस होते हैं जिनका आप इस्तेमाल प्रोग्राम में बार बार कर सकते हो, बस उनके नेम को स्पेसिफाई करके ना। जैसे प्रिंट एक फंक्शन है ना, आप प्रिंट कहीं पर भी प्रिंट लिखकर उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो ना। प्रिंट क्या है? प्रिंट एक फंक्शन है और आप प्रिंट को कहीं पर भी लिखकर आप उसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। सिमिलरली अगर इस एग्जांपल में देखें तो CU
हमने एक फंक्शन बनाया है, सी यू क्या है, सी यू एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है और इसका इस्तेमाल हम लोग पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ। तो आप इसको जितनी बार कॉल करेंगे आप इसको उतनी बार रीयूज कर सकते हो। तो फंक्शंस वो नेम्ड कोड सेक्शंस होते हैं जिनको आप अपने प्रोग्राम में बार बार यूज़ कर सकते हो। और ये जो फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं ये फर्दर चैप्टर्स में आपको बताने वाला हूँ। और पांचवा जो है वो ब्लॉक्स। तो ब्लॉक क्या होता है, ये देखिए ये एक ब्लॉक है। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक्स विच इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ द अनदर स्टेटमेंट और अ फंक्शन। तो ब्लॉक वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि किसी अदर स्टेटमेंट के पार्ट हैं या फिर किसी फंक्शन के पार्ट हैं। ब्लॉक, ये देखिए ये एक ब्लॉक है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये पूरा एक फंक्शन का पार्ट है, ये डेफ फंक्शन का पार्ट है ना। ये एक ब्लॉक है क्योंकि ये इफ के अंदर आता है। ये एक ब्लॉक है क्योंकि ये एल्स के अंदर आता है। और ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये देखिए इंडेंटेशन से। कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ तक ये चल रहा है, तो देखिए ये इंडेंटेशन स्टार्ट हुआ, इफ का स्टेटमेंट लिखने के बाद ये इंडेंटेशन स्टार्ट हुआ। अब इस इंडेंटेशन में जितने भी लाइंस आप लिखने वाले हैं वो सब इस ब्लॉक के अंदर आएंगे। और जैसे ही आप इंडेंटेशन चेंज कर दोगे तो आपका ब्लॉक भी चेंज हो जाएगा ना। जैसे आपने ये जो लिखे हैं ये सारे ये आपके मेन प्रोग्राम के कोड्स हैं ना। लेकिन आपने जो इंडेंटेशन में लिखा है, जैसे इफ लिखने के बाद मैंने इतना गैप दिया, ये क्या है, इंडेंटेशन। ये डिनोट करता है कि भाई ये इस ब्लॉक का एलिमेंट है ना, ये स्टेटमेंट इस ब्लॉक का है। तो मुझे लगता है आपको ये पांचों के पांचों समझ में आ गए होंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कोई भी लीगल कॉम्बिनेशन जो कि किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, जो कि आपके कोडिंग को रीडेबल बनाते हैं और आसान बनाते हैं और इनका आउटपुट स्क्रीन में कोई काम नहीं होता। फंक्शंस क्या होते हैं, ये नेम्ड कोड सेक्शंस होते हैं, मतलब कोई भी सेट ऑफ कोड होते हैं जिनको आप अपने प्रोग्राम में सिर्फ इनके नाम को स्पेसिफाई करके यूज़ कर सकते हो। इनके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड चैप्टर वहाँ में आपके इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। और ब्लॉक्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि किसी अदर स्टेटमेंट के पार्ट हो सकते हैं या किसी फंक्शन के पार्ट होते हैं। और ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनके इंडेंटेशन से। जैसे ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है। कैसे पता चला, इनके इंडेंटेशन से। ये जो गैप दे रहा है, ये जो गैप बन रहा है उससे पता चल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो इस ब्लॉक का पार्ट है, ये जो स्टेटमेंट है वो इस ब्लॉक का पार्ट है, ये जो स्टेटमेंट है वो इस ब्लॉक का पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग का बेयर बोन्स ऑफ द पाइथन प्रोग्राम ओवर होता है। वीडियो कितना लंबा हो रहा है उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ गारंटी कर सकता हूँ कि आपको वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो आपको बोरिंग मैं फील होने नहीं दूंगा। तो बेयर बोन्स फिनिश हो चुका है। अब वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट। कल मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया था। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इज इक्वल टू को हम लोग एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स रिप्रेजेंट नेम्ड स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यूज कैन बी मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो लोकेशंस को स्टोर करते हैं। अगर यहाँ पर एज इज इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि एज ने 16 को स्टोर किया है, नहीं। आपके पाइथन में जहां कहीं भी 16 का एड्रेस होगा तो एज जो होगा वो उस एड्रेस को स्टोर करेगा। मतलब अगर आप कहीं भी एज का इस्तेमाल करते हो तो पाइथन प्रोग्राम सबसे पहले उस एड्रेस के पास जाएगा, फिर उस एड्रेस पे जाके देखेगा कि इस एड्रेस पे क्या है, तो उसे 16 मिलेगा, तो वो समझ जाएगा अच्छा ए इज इक्वल टू 16 है ना। तो वही कह रहा है कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो लेबल्ड स्टोरेज लोकेशन होते हैं जिनको आप अपने पाइथन प्रोग्राम में मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और जो आप उसको सबसे लेटेस्ट वैल्यू दिए होगे वही उसके पास रहेगी ना। जैसे अगर आपने a इज इक्वल टू 3 लिखा, a इज इक्वल टू 5 लिखा, आप प्रिंट a करते हो तो वो 5 प्रिंट करने वाला है क्योंकि वो लोकेशन ओवरराइट होगी। अब वो लोकेशन जो a जो था वो 2 की लोकेशन को शो कर रहा था, अब वही a 5 की लोकेशन को शो कर रहा है। तो ये होता है वेरिएबल एंड असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है, जहां पर भी इज इक्वल टू लगा होता है, इज इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और इस वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के प्रोसेस को ही असाइनमेंट कहते हैं ना। तो मुझे लगता है आपको वेरिएबल्स एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है, अभी मैंने क्या कहा, चलिए पहले डिफिनेशन देख लेते हैं।
तो अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ अ सर्टेन टाइप, एक वेरिएबल जो कि एक वैल्यू को पॉइंट कर रहा हो, पॉइंट करेगा, स्टोर नहीं करेगा। स्टोर क्या करेगा, उसका लोकेशन स्टोर करेगा जहां पर वो वैल्यू है। वो वेरिएबल्स क्या स्टोर करता है, वेरिएबल्स लोकेशंस को स्टोर करता है, लोकेशंस को डिनोट करता है कि भाई अगर कहीं एज लिखा हुआ है तो कंपाइलर उस लोकेशन पे जाएगा, उस लोकेशन पे जाके वो देखेगा कि उस लोकेशन पे क्या है और फिर वो वैल्यू वो वहां से रिट्रीव कर लेगा। तो डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ अ सर्टेन टाइप विच कैन बी मेड टू पॉइंट ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ डिफरेंट टाइप, इट इज कॉल्ड अ डायनेमिक टाइपिंग। मतलब एक वेरिएबल जो एक टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा हो, आप उसको उसी प्रोग्राम के अंदर दूसरी वैल्यू को पॉइंट करा सकते हैं। मैंने बताया ना a इक्वल टू 2 है और a इक्वल टू 5 है, तो लास्ट में वो a इक्वल टू 5 ही प्रिंट करने वाला है। तो a को आपने पहले 3 दिया था वैल्यू, फिर आपने a को 5 वैल्यू दिया, तो उसी को डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं कि एक ही वेरिएबल को आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, मतलब एक ही वेरिएबल को अलग अलग वैल्यूज आप दे सकते हो, यही होता है डायनेमिक टाइपिंग। अब डायनेमिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग में क्या होता है, तो डायनेमिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग में सिर्फ एक डिफरेंस है। तो स्टैटिक टाइपिंग में क्या होता है, अगर आपने एक डेटा टाइप अटैच कर दिया किसी वेरिएबल के साथ कि भाई यहाँ पर तो यही वैल्यू होने वाली है, तो फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते, थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसे चेंज नहीं कर सकते ना। तो यही होता है स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग, तो आप समझ ही चुके हैं। अब मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले असाइनिंग, अगर आपको सेम वैल्यू असाइन करनी है कई सारे वेरिएबल्स को, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। तो अगर आपको सेम वैल्यू असाइन करनी है कई सारे वेरिएबल्स को, तो आप लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू जो वैल्यू आपको असाइन करनी है। जैसे मुझे 11 करनी है, अगर मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पर, अगर मैं प्रिंट a करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े बार बार, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं b कर देता हूँ और यहाँ पे मैं c कर देता हूँ ना। तो चलिए अब इसको सेव कर लेते हैं और इसे प्रिंट करके देखते हैं ये क्या देता है। ये देखिए, आपने a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c लिखा, तो इसने a की भी वैल्यू 11 कर दी, b की भी वैल्यू 11 कर दी, c की भी वैल्यू 11 कर दी। तो ये मेथड है अगर आप कई सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो। दूसरा क्या है, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू अ मल्टीपल वेरिएबल, अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो चलिए इसको, तो अगर x एक वेरिएबल है, कॉमा सेपरेट करके आप वेरिएबल्स जितने सारे वेरिएबल्स हैं उसे आप इंटर कर सकते हैं, जैसे x कॉमा वाई कॉमा जेड, ये हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, इज इक्वल्स टू आप 3, इसको अगर आपने 3 वेरिएबल्स दिए तो आपको 3 वैल्यूज़ भी देनी पड़ेगी, जैसे 11 दे दिया मैंने, 12 दे दिया और 13 दे दिया। तो जिस ऑर्डर में आपने वेरिएबल्स को लिखा है उसी ऑर्डर में उनको वैल्यूज़ भी असाइन होगी। यहाँ पर x को 11 वैल्यू असाइन होगी, y को 12 वैल्यू असाइन होगी, z को 13 वैल्यू असाइन होगी। आप मेरी बात पे क्यों विश्वास करेंगे, हम लोग प्रिंट करके भी देख लेते हैं, एक एक वैल्यूज़ को प्रिंट करके देख लेते हैं। हमने x को प्रिंट किया, हमने y को प्रिंट किया और हमने z को भी प्रिंट किया। तो चलिए आउटपुट आपके सामने ही मैं दिखा देता हूँ कि क्या आने वाला है। देखिए x को 11 मिला, y को 12 मिला, z को 13 मिला। तो आप यहाँ से अगर आपको अलग अलग वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यूज असाइन करनी है तो आप ऐसे असाइन कर सकते हो और अलग अलग भी असाइन कर सकते हो कि x इज इक्वल टू 11 है, y इज इक्वल टू 12 है और z इज इक्वल टू 13। मतलब ये एक मेथड मैंने बता दिया, आप इसका इस्तेमाल करें या ना करें वो आपके ऊपर है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो लोकेशंस को पॉइंट करते हैं। जैसे एक ये देखिए, ये एक वेरिएबल है तो ये इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। कौन सी लोकेशन, जो लोकेशन 3000 है ना, उसकी एड्रेस जो है वो 3000 और 3000 पे वैल्यू क्या है, 3000 पे वैल्यू जो है वो 3 है। तो कोई भी वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी एड्रेस, मतलब जहाँ पर वो वैल्यू स्टोर है उसके एड्रेस को वो स्टोर करता है। फिर आप पाइथन कंपाइलर उस एड्रेस पे जाता है और वहाँ से वो वैल्यू लेकर आता है। तो अगर आप जब इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हो तो ये जो पॉइंटर 3 को शो कर रहा है, अगर आपने वेरिएबल को 4 दे दिया तो अब ये पॉइंटर यहाँ से हटकर अब वो 4 के पास चला जाएगा ना, और अब वो वैल्यू स्टोर करेगा 3016। अब वो ये एड्रेस को स्टोर करेगा
तो ये हो गया ये हो गया हम लोग का मल्टीपल असाइनमेंट। दो टाइप का होता है, अगर आपको सेम वैल्यूज असाइन करनी मल्टीपल वेरिएबल को तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। हमने सारी बात कर ली, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि अगर हमको यूज़र से इनपुट लेना होगा तो हम कैसे लेंगे। मतलब अगर यूज़र हर बार अलग अलग इनपुट देना चाहता है तो हम उससे कैसे वो इनपुट लेंगे, तो उसका मेथड ये है। ये देखिए, ये सिंटैक्स है, वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू। यहाँ पर आप उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो कि यूज़र द्वारा इंटर की गई वैल्यू को स्टोर करने वाला है, इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया इनपुट, क्योंकि हम लोग को वैल्यूज इनपुट करानी है। मैंने कहा ना ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, तो हमको वैल्यूज इनपुट करानी है, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम भी इनपुट है, तो इनपुट। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्लेड ना, आपको कौन सा स्टेटमेंट डिस्प्ले करना है। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम नेम है, इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर इनपुट, और व्हाट इज़ योर नेम, आपको यूज़र से क्या लेना है आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखकर बता सकते हैं। लेकिन अंदर क्या लिखाएगा, अंदर आपको सिर्फ स्ट्रिंग ही लिखना है, नंबर का आप नहीं लिख सकते इसके अंदर, ठीक। तो आपने लिखा व्हाट इज़ योर नेम, तो फिर आपसे वो यूज़र से जब आप उसको रन करेंगे तो वो यूज़र से पूछेगा कि व्हाट इज़ योर नेम। चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। क्या लिखा था, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, फिर आपको क्या लिखना है, स्ट्रिंग लिखना है अंदर, व्हाट इज योर नेम। अब इसे सेव करके आप रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए आउटपुट में आपसे ये पूछ रहा है, जब इसको आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो यूजर से आप, तो ये जो यूज़र होगा उससे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। जो आपने वहाँ पर स्ट्रिंग लिखी थी वही यहाँ पर डिस्प्ले होने वाली। तो चलिए हम लोग इसको दे देते हैं कि मेरा नाम भैया आदित्य है, तो ये अब इसको स्टोर कर लेगा ना, ये अब इसको स्टोर कर लेगा। चलिए कुछ और दिखाते हैं, अब आप कैसे मानेंगे कि इसने इस वैल्यू को स्टोर कर लिया है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग कमांड डालेंगे कि प्रिंट आदित्य, जो भी वैल्यू उसने स्टोर की है आप उसे प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर वैल्यू कौन स्टोर करेगा, नेम, तो प्रिंट नेम, नेम को प्रिंट कर दिया। इसे सेव करके रन करा के देखते हैं क्या होता है। तो चलिए देखिए, इससे मैं क्या नाम दूँ, अपने चैनल का नाम दूँ LEARN, लर्न विथ आदित्य, आदित्य। ये देखिए, देख लिया ना, मैंने प्रूफ दे दिया कि आप जो भी यहाँ लिखोगे वो वैल्यू असाइन हो जाएगी उस वेरिएबल को, और वो वेरिएबल अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलने वाली थी। ये है इनपुट, ये है इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन की कुछ खास बातें हैं, अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि वैल्यू किस टाइप की यूज़र से इनपुट करानी है तो वो हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू ही इनपुट कराएगा। नहीं मतलब आपने उसको स्पेशल सिंबल्स दिए थे, या फिर आपने उसको न्यूमेरिक वैल्यू दी थी, या फिर आपने उसको स्ट्रिंग ही दी थी, लेकिन वो जो भी आपने दिया था उसे एक स्ट्रिंग ही मानेगा। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करें। तो आप उसको बता दो भैया कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। तो कैसे, अगर आपको इंटीजर चाहिए तो सबसे पहले आप, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसे इंक्लोज करना पड़ेगा ना, और आपको सामने लिखना पड़ेगा कि आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो इतना बड़ा इंटीजर तो कोई लिखेगा नहीं, तो इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में पाइथन प्रोग्राम में क्या लिखते हैं, INT, इंट। तो हम लोग इंट लिखेंगे ना, तो इंट, और इंट के ब्रैकेट में इनपुट, और इनपुट के ब्रैकेट में वो टेक्स्ट जो आपको डिस्प्ले कराना है। टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट बोल रहा हूँ लेकिन आप यहाँ पे नंबर का भी इस्तेमाल, मतलब वो स्ट्रिंग जो कि आपको डिस्प्ले करानी है, जो डिस्प्ले करा के आपको यूज़र से आउटपुट लेना है, इनपुट लेना है। तो चलिए अब इसको भी हम लोग सेव करके रन करा के देख लेते हैं। सबसे पहले अब आपने उसको इंटीजर दे दिया ना, अब आप अगर आप इसे एक स्ट्रिंग वैल्यू दोगे तो ये बिल्कुल लेने वाला नहीं। जैसे अब मैं अगर इसको आदित्य दूं तो ये एरर दे देगा, क्योंकि आपने स्पेसिफाई किया है कि यूज़र जो है वो आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू देने वाला है, और मैंने इसे एक स्ट्रिंग वैल्यू दी थी, ये एरर दे देगा। इसको फिर से रन कराते हैं हम लोग। तो अब हम लोग इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 दे दिया और इंटर कर दिया। देखिए 1 2 3 5 प्रिंट हो चुका है ना, मतलब जो आपने वैल्यू दिया वो उस वेरिएबल को असाइन हुआ और वेरिएबल वो प्रिंट हो गया। तो मुझे लगता है आपको इनपुट फंक्शन के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हो कि इनपुट फंक्शन क्या होता है और उसे अपने पाइथन प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करना है।
तो अगर सिमिलरली ये मैंने इंट का एग्जांपल दिया है, अगर आपको फ्लोटिंग इंटीजर, अगर आपको फ्लोटिंग नंबर चाहिए, मतलब वो डेसिमल वाला नंबर चाहिए, कल मैंने आपको बताया था कि फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर्स क्या होते हैं, तो अगर आपको वैसा चाहिए तो आप वहीं पे फ्लोट लिखने वाले हैं। अगर आप फ्लोट लिखते हैं तो वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो जाएगा ना। तो ये हो गया ये हो गया इनपुट के बारे में सारी बातें। और आउटपुट कैसे आने वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू आप कैसे आउटपुट लेने वाले हो, तो मैंने अभी प्रिंट स्टेटमेंट से कैसे आउटपुट लेना है वो मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी बता दिया है। तो इसमें कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो ये एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, नंबर को भी रिटर्न कर सकता है। ये अगर आपने उसके अंदर कोई कैलकुलेशंस, प्रिंट के जो ब्रैकेट हैं उसके अंदर कोई कैलकुलेशन डाल दी तो वो उन कैलकुलेशंस को करके भी आपको रिजल्ट दे सकता है। और प्रिंट के अंदर आप कई सारी वैल्यूज़ दे सकते हो। हाँ, वो सारी वैल्यूज़ को ही आपको रिटर्न करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर प्रिंट के अंदर लिखता हूँ कि मुझको प्रिंट करना है, मुझे 1 को प्रिंट करना है, कॉमा 2 को प्रिंट करना है, कॉमा 3 को प्रिंट करना है ना। अब मैं इसे सेव करके रन करा लूँ। ये देखिए इसने 1 को भी प्रिंट कर दिया, 2 को भी प्रिंट कर दिया, 3 को भी प्रिंट कर दिया। मतलब आप कॉमा से सेपरेट करके ना, कॉमा से सेपरेट करके आप वो सारी वैल्यूज़ को लिख सकते हो। जैसे ये तो आप वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको लिखना था कि आई स्टडी इन क्लास 12, तो आप कैसे लिखते? मान लो आपको 12th जो था वो न्यूमेरिक चाहिए था और बाकी सब जो था वो आपको चाहिए था स्ट्रिंग में, तो आप कैसे करते? तो उसको करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले स्ट्रिंग में लिखते आई स्टडी ना, आई स्टडी इन क्लास। आपको इतना स्ट्रिंग चाहिए था तो आपने इतना स्ट्रिंग लिख लिया। अब इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा दिया। अब आप इसका जो डेटा टाइप था वो चेंज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? 12th। अब आप इसको प्रिंट करा के देखिए, ये बिल्कुल सेम प्रिंट होने वाला है कि आई स्टडी इन क्लास 12। ये देखिए आई स्टडी इन क्लास 12 प्रिंट हो गया। मतलब ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि अगर सेम ही प्रिंट स्टेटमेंट में आपको स्ट्रिंग भी प्रिंट कराना है, न्यूमेरिक भी प्रिंट कराना है या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी प्रिंट कराना है तो आप उसे कैसे करा सकती हो। तो इस तरह से आप करा सकते हो। जो एक टाइप का है उसे इधर लिख दो, फिर कॉमा करके दूसरा टाइप लिख दो, फिर कॉमा करके तीसरा टाइप लिख दो, या फिर सेम टाइप के ही कॉमा करके लिख दो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप जब कॉमा लिखते हो तो वो डिफ़ॉल्ट एक स्पेस का गैप वहाँ पर दे देता है। फिर प्रिंट में भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे पहला होता है एक सेप कमांड होता है उसके अंदर, और एक सेप कमांड होता है और एक इंड कमांड होता है। तो सेप कमांड का यूज़ क्या है, इंड कमांड का यूज़ क्या है, चलिए उसे देख लेते हैं। तो अभी आपने क्या किया था, आपने कॉमा सेपरेट करके लिखा था ना। तो अगर आप कॉमा करके लिख देते हो सेप इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 8 लिख दिया मैंने ना। अब आप इसे रन कराओगे, देखिए कैसे रन करता है। ये देखिए ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करते हैं ना। यहाँ पे मैं इसको ये स्टार 2 स्टार दे देता हूँ। वैसे यहाँ पे इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है अगर आप कोडिंग में बात करें तो। ये देखिए आई स्टडी इन क्लास 12, यहाँ तक प्रिंट हुआ आई स्टडी इन क्लास 12, एक स्टेटमेंट। फिर कॉमा जो था, अब उस कॉमा को रिप्लेस, जब आप सेप फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे थे तब भी सेप फंक्शन यूज़ हो रहा था। प्रिंट स्टेटमेंट से फंक्शन को यूज़ कर रहा था, और लेकिन तब उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो थी वो एक स्पेस था, जो कि आपने यहाँ पर देखा कि क्लास और 12 के बीच में एक स्पेस आया। लेकिन अब आपने सेप को एक वैल्यू दे दिया है। क्या दे दिया है? 2 स्टार दे दिए हैं। तो जब एक कॉमा मतलब एक वैल्यू, एक वो आई स्टडी इन क्लास इतना ख़त्म हुआ, तो फिर अब कॉमा की जगह आपने जो सेप को वैल्यू दी है वो प्रिंट होगी, और उसके बाद फिर दूसरा कॉमा के बाद जो वैल्यूज़ है वो प्रिंट होने वाली है। तो मुझे लगता है आपको सेप भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और सेप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है स्पेस। अगर आप सेप नहीं देते हो तब भी प्रिंट स्टेटमेंट में सेप यूज़ होता है, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक स्पेस होती है। और अगर आप उसको स्पेसिफाई कर देते हो तो जो आप स्पेसिफाई करते हो वो आता है। और स्पेसिफाई करना कैसे? स्पेसिफाई ऐसे करना है, आपको कॉमा दे के एट लास्ट जो सारे स्टेटमेंट्स हैं आप उसे लिख लो, और उसके जैसे आई स्टडी इन क्लास कॉमा 12 कॉमा आप कुछ और लिख दो, फिर कॉमा कुछ और लिख दो। लेकिन जितना आपको प्रिंट स्टेटमेंट में चाहिए वो सारा लिखने के बाद एट लास्ट में आपको सेप का इस्तेमाल करना है। और सेप की जो भी वैल्यू आप
दोगे तो वो कॉमा से रिप्लेस हो जाएगी, और सेप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्पेस होती है। तो सेप फंक्शन आपको, सेप कमांड आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कमांड है इंड कमांड। मान लीजिए आपको यही लिखना था आई स्टडी इन क्लास 12, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना था ना, मतलब आपको 2 प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना था, तो लिख देते हैं, क्या उसमें कौन सी बड़ी बात है, लिख देते हैं। चलो यहाँ लिख दिए, एक प्रिंट स्टेटमेंट हो गया और दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, लो 12, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना। आई ला, ये क्या हुआ, आई स्टडी इन क्लास 12 तो दूसरी लाइन में आ गया। हाँ, अगर आपको इस सिंगल लाइन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तब आता है इंड कमांड। अगर आपको 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन में प्रिंट कराना है, 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स को अगर आपको एक ही लाइन में प्रिंट कराना है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, इंड का इस्तेमाल करोगे। आपको दिखाते हैं हम कैसे। इसको पहले उड़ाएं, जाओ भैया। तो आपने इतना लिखा ना, अब उसके बाद कॉमा, फिर मैंने 12 लिख दिया, फिर कॉमा। मैंने बताया ना, जितना चीज़ आपको लिखना है वो सारे आप लिख डालो, फिर एट लास्ट में आप सेप कमांड का इस्तेमाल करो या इंड कमांड का इस्तेमाल करो या दोनों का इस्तेमाल करो, लेकिन वो लास्ट में करना है। तो इंड लिखते हैं और इंड की वैल्यू क्या देंगे, तो हम इंड की वैल्यू एक स्पेस दे देते हैं ना। इंड की वैल्यू हमने एक स्पेस दे दी। अब हम लोग इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो ये देखिए, एक स्पेस देकर उसने प्रिंट कर दिया ना। अगर इंड की वैल्यू मैंने स्पेस नहीं दी होती तो उसने एक स्पेस दिया, और अरे ये कैसा एग्जांपल दे दिया, सॉरी हमको 2 प्रिंट स्टेटमेंट जोड़ने थे ना, ये तो ऐसे भी आता, प्रिंट 12, ये 2 मैंने लिख दिया ना। तो जो पहला कमांड है उसमें आपको इंड का इस्तेमाल करना है ना, इसमें आपने इंड का इस्तेमाल किया। इंड इज इक्वल्स टू, इसको वैल्यू क्या दिया मैंने, एक स्पेस दिया। अब आप इसको प्रिंट करा के देखिए कि रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए सेम रिजल्ट आया ना, जैसा पहले आया था वैसा ही सेम रिजल्ट आया, लेकिन इस बार हमने 2 प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था, तब भी हमने उसको सेम लाइन में प्रिंट कर दिया। कैसे प्रिंट कर दिया, इंड स्टेटमेंट का यूज़ करके मैंने उसे सेम लाइन में प्रिंट कर दिया। तो मुझे लगता है आपको स्टेप भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इंड कमांड भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने यहाँ पे स्पेस की जगह कोई और चीज़ दिया होता तो वो कोई और चीज़ वहाँ पर जाकर प्रिंट हो जाती, मतलब द आई एम स्टडी इन क्लास और 12 के बीच में वो वैल्यू आ जाती। जैसे हम लोग यहाँ पर भी स्टार को लगा के देख लेते हैं, अब प्रिंट करा के देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा सिर्फ। तो ये देखिए, आई स्टडी इन क्लास और 12 के बीच में वो 2 स्टार आ चुके हैं। तो आप सेप समझ गए ना, सेप क्या होता है और इंड क्या होता है। मुझे लगता है आप दोनों ही समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है कि आप एक नंबर कैसे इनपुट करा सकते हैं और उसका क्यूब कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप उसे करा सकते हैं। तो नंबर आप फ्लोटिंग करना चाहते हैं तो फ्लोट लिख दें, फिर इंटीजर आप यूज़र से इनपुट लें इंट कमांड से। मैंने आपको इनपुट कमांड से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। और फिर क्यूब है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दें। मैंने कहा ना, स्टार का मतलब पाइथन प्रोग्राम में मल्टीप्लाई होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू आने वाली है आप उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दें और फिर वेरिएबल को प्रिंट करा दें। यहाँ पे देखिए, इतना दूर उसको क्या चाहिए था, इतना दूर उसको चाहिए था द क्यूब ऑफ ना, ये एक स्ट्रिंग चाहिए था। लेकिन इसके बाद उसको एक वेरिएबल को इनपुट कराना था नम को, तो उसने क्या किया, कॉमा किया। अब डेटा टाइप बदल सकते हो ना, आपने अब एक वेरिएबल डाल दिया। लेकिन इसके बाद क्या चाहिए था, फिर से स्ट्रिंग चाहिए था। फिर उसने कॉमा लगाया, फिर उसने स्ट्रिंग डाला, फिर उसको वेरिएबल डाला, तो फिर कॉमा लगाया, फिर वेरिएबल डाला। तो जब आप टाइप चेंज करते हो तब आपको बीच में कॉमा लगाने की ज़रूरत होती है। और दूसरा प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इज स्क्वायर रूट, सेम है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। डेटा टाइप क्या होती है, हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन हम आइडेंटिफाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि ये जो मैंने डेटा दिया है ये कैसा किस तरह का डेटा है। अभी तक मैंने आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बता दिया है और नंबर डेटा टाइप या न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में बता दिया है। तो आप जैसे मैंने इनपुट में जब इंट दे दिया था तो उसको पता चल गया कि भैया आप तो एक न्यूमेरिक डेटा टाइप ही आने वाला है। फ्लोट दे दिया तब भी उसे पता चल गया अब एक फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर आने वाला है। और मैंने कुछ नहीं दिया तो वो समझ गया कि अब तो इसमें जो आएगा वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही आने वाला है। तो वही डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा टाइप आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। तो डेटा टाइप एक तरीका है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसा डेटा है एंड सेट ऑफ वैलिड ऑपरेशंस ऑन इट। और अगर आपको पता चल गया कि डेटा कैसा है
तो आपको कैसे ऑपरेशंस करने हैं वो भी आप अच्छे से पता चल। अगर आपको पता चल गया कि बीमारी कौन सी है तो आप इलाज तो बड़े आराम से कर सकते हो। उसी तरह अगर आपको पता चल गया कि डेटा किस टाइप का है तो उसमें आप वैलिड ऑपरेशंस भी कर सकते हो। जैसे अगर 2 स्ट्रिंग है तो आप उसे ऐड तो कर नहीं सकते, उसको डिवाइड कर नहीं सकते, सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, ना मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते ना। लेकिन अगर आपको पता नहीं रहता कि डेटा टाइप कौन सा है तो आप क्या हवा में बात करते हैं कि अगर ये हो गया तो ये कर देंगे, वो हो गया तो वो कर देंगे। नहीं भाई, आपको पता होना चाहिए डेटा टाइप कैसा है, तभी तो आप उस पर ऑपरेशंस कर पाएंगे। पता ही नहीं कि बीमारी कौन सी है, चलें इलाज करने, तो भाई झोला छाप डॉक्टर वाला काम हो जाएगा आपके साथ। तो पाइथन क्या है कि पाइथन आपको कुछ बुल्ट इन कोर डेटा टाइप देता है। मतलब बुल्ट इन कोर का मतलब क्या होता है, वो डेटा टाइप जो पाइथन इंस्टॉल करते ही आपके सिस्टम में आ जाता है। तो वो कौन कौन से डेटा टाइप है? नंबर डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। नंबर के बारे में मैं आपको पूरा बहुत ही अच्छे से पहले वीडियो में बता चुका हूँ। स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ लिस्ट, टपल और डिक्शनरी बतानी। मैं इन दोनों के बारे में फिर से नहीं बताने वाला। अगर आपने नहीं देखा है मेरा पहला लेक्चर तो आप जाइए और उस लेक्चर को देखिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं लिस्ट डेटा टाइप से ही। और स्ट्रिंग डेटा टाइप और न्यूमेरिक डेटा टाइप में कुछ ऐसा है भी नहीं। अगर आप उसको नहीं भी मेरा वीडियो देखते हैं तब भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इसे फिर से इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं लिस्ट डेटा टाइप में। तो लिस्ट क्या होता है? अ लिस्ट इन पाइथन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। एक लिस्ट जो होती है पाइथन में वो रिप्रेजेंट करती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को ना ऑफ एनी डेटा टाइप। और उस कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ जो हैं वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती हैं बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट। और ये सारी जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में होने वाली है। तो अगर टोटल बात किया जाए तो लिस्ट क्या है? लिस्ट रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, और ये वैल्यूज़ किसी भी डेटा टाइप की हो सकती हैं। और ये सारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ एक स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज होने वाली हैं। ठीक, फिर लिस्ट में होता है इंडेंटेशन। लिस्ट के बारे में अगले चैप्टर में पाइथन रिवीजन 2 क्लास 12 उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं बता देता हूं कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल टाइप की होती है। म्यूटेबल मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यूज़ आप उसी प्लेस पे चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 1 2 3 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर 3 को हटा के 6 भी लिख सकते हो ना। तो लिस्ट म्यूटेबल टाइप की होती है। मतलब आप उसमें चेंजेस, आप अगर उसे एक बार स्पेसिफाई कर दिए हो तो आप उसमें चेंजेस भी अपने हिसाब से टाइम इंटरवल के साथ ला सकते हो। तो लिस्ट एक म्यूटेबल टाइप होती है। और लिस्ट को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि भैया ये लिस्ट है? तो अगर आपको कहीं भी वैल्यूज़ मिलती हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ मिलती है और वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज हैं तो आपको फट से पता चल जाएगा कि ये एक लिस्ट है। लिस्ट का एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको पाइथन रिवीजन टूर पार्ट 2 में भी बताऊंगा, जो कि चैप्टर 2 है। और अगर 11th में आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप लिस्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। फिर अगला आता है टपल। टपल क्या होता है? टपल सेम चीज़ है, इसमें भी ग्रुप ऑफ डेटा होंगे, कॉमा सेपरेटेड ग्रुप ऑफ डेटा होंगे। और वो जो कॉमा सेपरेटेड ग्रुप ऑफ डेटा होंगे उनके डेटा टाइप्स भी कोई भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, सिंपल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। क्या मैं लिस्ट और टपल के बीच में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में आपको दो डिफरेंसेस बताऊंगा। तो पहला डिफरेंस ये है कि लिस्ट में जो होता है, लिस्ट में जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में होती है और टपल्स में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज सिंपल ब्रैकेट में होती है। ये पहचानने का तरीका है कि ये लिस्ट है, ये टपल है। और दूसरी बात, जो लिस्ट होती हैं वो म्यूटेबल टाइप की होती है। मतलब आप इनकी वैल्यूज़, इनके अंदर जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं उनको बदल सकती हो, बढ़ा सकती हो, घटा सकती हो, ख़त्म कर सकती हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन टपल अगर आपने एक बार स्पेसिफाई कर दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर p इज इक्वल्स टू इन सिंपल ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है कि पूरे प्रोग्राम में यही रहने वाला है, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना कोई वैल्यूज़ चेंज होंगी, कुछ भी नहीं। तो लिस्ट हो गया, टपल हो गया। अब आते हैं हम लोग डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होती है? अ डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर।
डिक्शनरी क्या होती है? हाँ, एक और डिफरेंस, एक और चीज़, वो डिफरेंस होगा डिक्शनरी और टपल। उसके लिए टपल लिस्ट एक टाइप के हो जाएंगे और डिक्शनरी अलग टाइप की हो जाएगी। तो लिस्ट जो होती है आप उसमें इंटेंटेशन कर सकते हो ना। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने एक लिस्ट बनाई, सेम चीज़ टपल के लिए भी, आपने एक लिस्ट बनाई, आप लिस्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते, आपको लिस्ट वन करना पड़ेगा। लिस्ट इज इक्वल्स टू, आपने यहाँ पर बना दिया 1, 2, 3 ना। तो इंडेंटेशन कैसा होता है? तो अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो ये जीरोथ प्लेस पे है, ये वन, जो वन है वो जीरोथ प्लेस पे है, जो टू है वो वंथ प्लेस पे है, और थ्री जो है वो सेकंड प्लेस पे है। और अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हो तो थ्री जो है वो -1 पे है, टू जो है वो -2 पे है, और वन जो है वो -3 पे है। तो अगर मुझे टू वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं इसके इंटेंटेशन से प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे मैंने, अगर मुझे टू प्रिंट कराना है तो मैं लिखूँगा प्रिंट लीस्ट वन, और यहाँ पर बिग ब्रैकेट में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूँगा इसका इंटेंटेशन। टू राइट टू लेफ्ट जाने पे किधर है? वंथ प्लेस पे। लेफ्ट टू राइट जाने पर वंथ प्लेस पे है, और राइट टू लेफ्ट जाने पर -2 प्लेस पे है। तो आप चाहे वहाँ पर 1 लिखिए या -2 लिखिए, मैं दोनों लिख के दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं, ये पहला हो गया, और सेम अगर आप प्रिंट करके लिखते हैं यहाँ पर LIST लीस्ट 1, और आप यहाँ पर लिखते हैं -2, तो ये दोनों ही सेम रिजल्ट देने वाले, क्योंकि इंटेंटेशन मैंने आपको बताया ना, वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ये देखिए 2 दिया ना, तो आप इसके इंटेंटेशन से इसकी वैल्यूज़ को निकाल भी सकते हैं, रिट्राइव भी कर सकते हैं लिस्ट के अंदर से, और टपल के अंदर भी आप ये सेम काम कर सकते हैं। वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यूज़ को अपने प्रोग्राम के अंदर यूटिलाइज ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन टपल के जो डिक्शनरी के केस में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि डिक्शनरी जो होती है उसमें इंटेंटेशन नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ है ना, लिस्ट और डिक्शनरी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, मतलब ऑर्डर्ड होते हैं कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो आप इसका इंटेंटेशन भी दे सकते हो कि 1 जो है वो 0th प्लेस पे है, 2 जो है वो 1th प्लेस पे है, 3 जो है वो 2th प्लेस पे है। और इसको आप, ये कैसा इंटेंटेशन है? ये है लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो -1, -2, -3, सेम लिस्ट के लिए, सेम टपल के लिए। लेकिन डिक्शनरी में ये नहीं कर सकते, क्योंकि डिक्शनरी जो होती है वो एक अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर होता है। तो अगर आपको इसमें इंटेंटेशन करना है तो सेम काम आप जो लिस्ट और टपल में इंटेंटेशन में से कर रहे थे, अब वो सेम काम यहाँ पर की करने वाली है। अब की से आप इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, लेकिन एक बार इसकी डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। तो अ डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर। तो डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड सेट है कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर का। विद इन लिस्ट जो था वो स्क्वायर ब्रैकेट में था, टपल जो था वो सिंपल ब्रैकेट में था, और डिक्शनरी जो होगा ये कर्ली ब्रैकेट में रहने वाला है विथ रिक्वायरमेंट्स विद इन द डिक्शनरीज। और कोई भी 2 कीज जो होती हैं वो सेम नहीं हो सकती ना, कोई भी 2 कीज जो होती हैं वो सेम नहीं हो सकती। क्यों सेम नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्स से कर रहे थे काम हम लोग लिस्ट और टपल में, अब वो काम हम लोग यहाँ पर कीज से करने वाले हैं। तो अगर वो सेम हो गया, तो अगर यहाँ पर ए कॉमा, मतलब A:1 हो गया और कॉमा A:2 हो गया, तो अगर आपने प्रिंट दिया A को, मतलब आपने A का इस्तेमाल किया वैल्यूज़ को रिट्राइव करने के लिए, तो वो तो कंफ्यूज हो जाने वाला है कि 1 दूँ कि 2 दूँ। इसीलिए 2 की कभी भी सेम नहीं हो सकती। वैल्यूज़, हाँ वैल्यूज़ सेम हो सकती है, लेकिन कीज़ को सेम नहीं होना है, क्योंकि इसको काम करना है, इसे वो दायित्व संभालना है जो दायित्व इंडेक्स जो था वो लिस्ट और टपल में संभालता था, और वो दायित्व डिक्शनरी में कीज़ को संभालना है। और उस दायित्व का पालन करने के लिए कोई भी 2 कीज़ सेम नहीं होने वाली हैं। तो ये हो गया लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। और न्यूमेरिक और स्ट्रिंग मैंने पहले पढ़ा चुका है। डिक्शनरी के मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ एक बार, डिक्शनरी कैसे लिखी जाती है। तो जैसे डिक्शनरी DIC मैंने डिक्शनरी का नाम दे दिया, और करली ब्रैकेट, किस ब्रैकेट में? करली ब्रैकेट में होने वाला है। और कैसा? की वैल्यू पेयर में। तो मैंने एक की दिया A, और फिर कॉलन, की कॉलन वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया और इसकी वैल्यू दे दिया 1। फिर कॉमा, मैंने यहाँ पर B लिया और इसको मैंने कॉलन लगाकर वैल्यू दे दिया 2। ये हो गई हमारी लिस्ट।
अब मुझको मैंने बताया ना, इसको अपना दायुत तो संभालना है, जो दायुत इंडेक्स वैल्यू संभाल रही थी लिस्ट और टपल में, अब वो दायुत संभालेगा हमारा क्या, कीज़। तो चलिए प्रिंट, अगर आपको ये 1 वाली वैल्यू चाहिए तो आप कैसे करोगे, तो प्रिंट करोगे और प्रिंट में आप उसी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दोगे ए। पहले क्या लिखते थे, इंडेक्स वैल्यू लिखते थे लिस्ट और टपल में, यहाँ क्या लिखेंगे, कीज़ को लिखेंगे और फिर आप इसे सेव करके प्रिंट करा लो। अरे यहाँ पे यार डिक्शनरी का नाम आप तो आपने दिया ही नहीं, कहाँ से रिट्राइव करना है ये बताएंगे नहीं, तो वो तो ऐसे ही यही प्रिंट हो जाएगा। अब इसको करिए, सॉरी फॉर द मिस्टेक। आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है, डिक्शनरी जो भी आपने डिक्शनरी बनाया उसको क्या वेरिएबल, किस वेरिएबल में आपने उस डिक्शनरी मतलब क्या नाम आपने दिया है वो नाम लिखना है। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आपको वो की लिखनी है ना, सॉरी। फिर आप इसे रन कराओगे तो ये देखिए ये 1 हो गया। ए की क्या वैल्यू थी, चलिए अपने प्रोग्राम में देखते हैं। ए की वैल्यू मैंने 1 ही दी थी तो मेरा प्रिंट भी 1 ही हुआ। तो मुझे लगता है आपको लिस्ट, डिक्शनरी, टपल और स्ट्रिंग और न्यूमेरिक ये पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप की तरफ। तो म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। म्यूटेबल डेटा टाइप जिसकी वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हो वो म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है, वो डेटा टाइप ना, डेटा टाइप नहीं मतलब म्यूटेबल्स, हाँ डेटा टाइप ही, म्यूटेबल्स और इम्यूटेबल टाइप्स। तो वो डेटा टाइप जिसकी वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हो वो म्यूटेबल होते हैं, और जिसकी वैल्यूज़ आप चेंज नहीं कर सकते वो इम्यूटेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप में आपका इंटीजर होता है, अगर आपने 2 लिख दिया तो भैया आप उसे 2 को क्या चेंज करोगे, 2 तो 2 ही रहने वाला है ना। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो भी है ना, वो सेम भाई 2.3 लिख दिया तो आप उसे भी चेंज नहीं कर सकते। बूलियंस ट्रू लिख दिया तो ट्रू है, स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। और टपल्स मैंने बताया वो इम्यूटेबल होते हैं। चेंज नहीं कर सकते का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप सेम एड्रेस पे अब दूसरी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। मैंने आपको एड्रेस बताया था कि अगर p इज इक्वल टू 5 है तो p किसको p एक्चुअली 5 को नहीं, p के अंदर 5 स्टोर नहीं है, p के अंदर वो एड्रेस स्टोर है जहां पर 5 स्टोर है। तो p वो एड्रेस स्टोर कर रहा है। फिर क्या है q p, अब q जो है वो P का एड्रेस स्टोर करेगा, P ने जो एड्रेस स्टोर किया अब वो Q वही सेम एड्रेस स्टोर करेगा, और R भी सेम एड्रेस स्टोर करेगा जो कि, और R इज इक्वल टू 5 है तो R भी वही एड्रेस स्टोर करने वाला है। यहाँ देखिए P भी इसी एड्रेस को डिनोट कर रहा है, Q भी इसी एड्रेस को डिनोट कर रहा है और R भी इसी एड्रेस को डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इसे चेंज कर दिया, मैंने P इज इक्वल्स टू 10 लिख दिया, R इज इक्वल्स टू 7 लिख दिया और Q इज इक्वल्स टू R लिख दिया। अब यही P Q R है, लेकिन अब ये अलग अलग लोकेशंस को डिनोट करने वाले हैं। अब इसी लोकेशन पे आपकी वैल्यू नहीं चेंज होगी ना, इस लोकेशन पे जो ये जो लोकेशन है ....206, अब इस लोकेशन पे 5 ही रहने वाला है। लेकिन अब आपका जो वेरिएबल है अब वो दूसरी लोकेशन ही स्टोर कर लेगा ना, तो वो इम्यूटेबल हुआ ना, क्योंकि आप उसी लोकेशन पे दूसरी वैल्यू नहीं डाल पा रहे हो। नहीं डाल पा रहे हो का मतलब क्या है कि आप वो इम्यूटेबल है, आप तो सीधा बदल ही दे रहे हो कि अब दूसरे लोकेशन पे ही चले जा रहे हो, तो वो तो इम्यूटेबिलिटी हो गई ना। अब देखिए P जो है वो दूसरे लोकेशन को शो कर रहा है, Q जो है वो दूसरे और R जो है वो दूसरे, सेम लोकेशन, उसी लोकेशन पे वैल्यूज चेंज नहीं हुई हैं। तो जो स्ट्रिंग होता है, न्यूमेरिक जो होता है, स्ट्रिंग जो होता है, टपल जो होता है, ये सारे इम्यूटेबल्स होते हैं। सेम लोकेशन पे आप उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल ना। म्यूटेबल क्या होता है, आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो भाई, मतलब वो जो जिस मेमोरी लोकेशन पे उसकी वैल्यू स्टोर थी, अगर मान लीजिए डॉट 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 एक लिस्ट है 2,3,4 किस ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में ना, तो जहाँ पर 3 जो जिस लोकेशन पे स्टोर है, आप चाहो तो उसी लोकेशन पे 5 भी स्टोर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया है। अगर इस सेम एग्जांपल को, तो एग्जांपल यहाँ दिया नहीं हुआ है, लेकिन जैसे अगर ऐसा करते हैं ना, लिस्ट क्या थी 2,3,4 2, 3, 4,
ना, इसका कुछ लोकेशन रहा होगा, इसका कुछ लोकेशन रहा होगा, इसका कुछ लोकेशन रहा होगा, लेकिन आपने यहाँ पर 3 की जगह 5 लिख दिया तो कोई बात नहीं, लोकेशन सेम रहने वाली है, बस उसकी वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। अब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको 3 नहीं मिलेगा, आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पे आपको 5 मिलने वाला है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो म्यूटेबल टाइप है। और म्यूटेबल टाइप्स कौन कौन से डेटा टाइप्स म्यूटेबल्स होते हैं? तो लीस्ट होता है, डिक्शनरी होता है, सेट होता है। अगर आप मैथ की स्टूडेंट है तो आपको सेट भी बहुत अच्छे से आता होगा। तो ये होता है यहाँ पर हम लोग का म्यूटेबल डेटा टाइप और नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप ओवर हो गया है। फ्रेंड्स, हम लोग का वीडियो जो है वो ऑलरेडी 43 मिनट्स का हो चुका है, तो हम लोग अपने वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो आज जो है हम लोग सिर्फ म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप तक ही पढ़ने वाले हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्रेशंस के बारे में बता दूंगा, टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस के बारे में बता दूंगा और स्टेटमेंट्स के बारे में बता दूंगा। तो वीडियो भले 40-40 मिनट के बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप ये 40 मिनट देखोगे तो कैसे निकल जाएंगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है। मैं एकदम इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको तब भी मेरी टीचिंग स्किल्स में कुछ प्रॉब्लम्स लगती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।